नेक्स्ट कुछ देखते हैं MCQ मेजरमेंट के ऊपर। ओके, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, वही जो इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट लगभग एक ही बात है। तो उस पर देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी वो भी परफेक्ट का क्या मतलब है कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो ड्रिफ्ट होना चाहिए। तो ये परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी का एक तरीके से हमारा पर्यायवाची हो गया कि जीरो ड्रिफ्ट। उसके बाद देखते हैं सेकंड, द यूज ऑफ डैश इंस्ट्रूमेंट इज मेयरली कन्फाइंड विद इन लेबोरेटरीज एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमारे लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं और एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो एज स्टैंडर्डाइजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर इज पसेस्ड बाय एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट के पास हमारा डिफ्लेक्टिंग भी होता है, कंट्रोलिंग भी होता है, डैम्पिंग भी होता है। तो तीनों के तीनों हो गए, डिफ्लेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डैम्पिंग डिवाइस। तो ये तीनों के तीनों डिवाइस हमारे इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये कहना चाह रहा है। तो ये हो गया। बाकी स्टैंडर्डाइजिंग हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और ये हमारे तीन डिफ्लेक्टिंग में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आ जाएगा। तो इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ आ जाती है। फिर बात करते हैं फोर्थ की, एरर्स विच में भी वेरिएबल इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर, पॉजिटिव और नेगेटिव, आर क्लासिफाइड एज। तो वो कौन से एरर हैं जो हमारे मैग्नीट्यूड में भी वेरी करते हैं और उनके नेचर में भी, कभी पॉजिटिव हो जाएंगे कभी नेगेटिव। तो हमारा रैंडम एरर होते हैं जो हमारा मैग्नीट्यूड और नेचर दोनों में वेरी करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं, अ वाट मीटर एज अ फुल रेंज स्केल रेंज ऑफ 2500 वाट। एक वाट मीटर की फुल स्केल रेंज है FSR है। अच्छा, इसी अभी इंस्ट्रूमेंट शुरू हुआ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बेसिक आएंगी। हमारा FSR होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल स्केल रेंज या फिर फुल स्केल रीडिंग। ये लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट है उसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में आता है। तो ये है हो गया 2500 वाट है। उसके बाद आया सेकंड चीज़ कि इफ़ इट हैज़ एन एरर ऑफ 1% ऑफ इट्स ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के अंदर इसमें एरर 1%। व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ रीडिंग इफ ट्रू पावर इज 2550 1250 वाट अगर ट्रू पावर की रेटिंग और उसमें 1% का क्या है एरर है। तो पहले यही निकालेंगे कि 1250 का 1% कितना होगा, 12.5 वाट। मतलब ये जो रीडिंग है ट्रू वाली, इसमें एरर हमारा आ सकता है कितना, 1%। तो 1% प्लस और 1% माइनस पे वैल्यू निकालेंगे। तो प्लस होगा तो 12.5 जोड़ देंगे तो 1262.5 वाट और घटा देंगे तो 1237.5 वाट। तो यही हमारा रेंज आंसर आ जाएगा कि हमारा आंसर इसी रेंज में आएगा। फुल स्केल रीडिंग एक अलग चीज़ है, उससे इसको सॉल्व करने में मतलब नहीं था। तो रेंज ऑफ रीडिंग पूछ रहा था। तो रेंज ऑफ रीडिंग हमारा इसी ट्रू पावर की जो रीडिंग है उसी के इर्द गिर्द रेंज होगी। उसमें हम जो हमारा एरर होगा उसको घटा देंगे और ऐड कर देंगे। एरर 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 10% हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटर इज 100 माइक्रोफेरेड। ये मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू उसकी है 110 माइक्रोफेरेड। मतलब ट्रू वैल्यू तो 110 तो बिल्कुल फिक्स है कि वो तो है ही उसकी वैल्यू। अब यहीं पे हमसे पूछ रहा है कि रिलेटिव एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना होगा। मतलब दोनों के रिलेशन में जो दोनों को रिलेट करते हुए रिलेटिव एरर होगा वो कितना होगा। तो रिलेटिव एरर का मतलब है कि भाई 110 हमने नापा, उससे ट्रू वैल्यू को घटाएंगे अपॉन टोटल जितनी हमने कैलकुलेट करी है वो वैल्यू। ये फार्मूला होता है, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। तो यही चीज़ यहाँ पे करिए 1/100 माइनस, तो ये हमारा दे रहा है, ये वैल्यू दे रहा है। उसको जब 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये है वैल्यू, तो वो हमारा 9.09% बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10th। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारे जो होते हैं आर प्राइमरली यूज जस्ट, जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनको नॉर्मली हम एज अ वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद क्रीप एरर, क्रीपिंग हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल के अंदर। जो इसके बाद बेसिक मतलब जस्ट जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है वहाँ पे ये आया था क्रीपिंग। तो क्रीप एरर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मीटर। क्रीप एरर हमारा किसके साथ, तो क्रीपिंग हमने वहाँ पे पढ़ा था कि एनर्जी मीटर के अंदर क्रीपिंग होती है। तो वही चीज़ है कि एनर्जी मीटर से हमारा क्रीप एसोसिएटेड होता है। एक फिनोमिना है जो एक्यूरेसी को प्रभावित करता है। क्रीप टेस्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्रीप एरर जो आता है उसको पहचानने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद 10th में आते हैं कि को क्या इसमें से सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो हमारा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव प्रिसाइज मेजरमेंट विच आर नॉट एक्यूरेट। तो ये सही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट वाले ही कैलकुलेशन मतलब करें जो कि एक्यूरेट हों। उसके बाद करेक्टनेस इज इन मेजरमेंट इज रिक्वायर्स बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो ये चीज़ हमारा गलत है कि मतलब ऑप्शन सही है बट ये गलत है कि करेक्टनेस इन मेजरमेंट रिक्वायर्स बोथ। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हो, एक्यूरेसी भी हो और प्रिसीजन भी हो, किसी एक के होने से भी हमारा मेजरमेंट सही हो सकती है। तो
तो ये हमारा गलत है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो वो कह रहा था विच इज़ नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। फिर आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी आर एक्सप्रेशंस दैट बेस्ट डिस्क्राइब प्रिसीजन इन मेजरमेंट। तो प्रिसीजन के लिए दो चीज़ें आती हैं, एक रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक कंसिस्टेंसी, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आता है लास्ट कैन इंस्ट्रूमेंट विद 2% एक्यूरेसी इज बेटर देन अनदर विद 5% एक्यूरेसी। तो सीधी सी बात है कि जितना एक्यूरेसी छोटी होगी, एक्यूरेसी की रेंज 2% एक्यूरेसी मतलब कि जो वैल्यू दे रहा है उसमें वो ट्रू वैल्यू के 2% के ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि 100 वैल्यू है, 100 का 2% मतलब कि हमारी जो वैल्यू सॉल्व हो के आएगी वो 98 से 102 के बीच में होगी, जबकि ट्रू वैल्यू 100 है। अगर वही 5% एक्यूरेसी करा है तो कह रहा है कि 95 से 105 के बीच में वैल्यू होगी, पर ट्रू वैल्यू तो 100 है, तो 100 के क्लोज क्या रहेगा, 100 के इर्द गिर्द हमारा ये वाली वैल्यू रहेगी, तो ये सही है। इस तरीके से हमारे ए, सी और डी सही है, हमारा बी गलत है। उसके बाद 9th पे आते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल्स। 9th क्या कह रहा है कि टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्नल्स हैविंग वेरी क्लोज वैल्यूज़। अगर सिग्नल है उनकी बहुत मतलब उनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है, मतलब दो अगर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, तो हमें ऐसे में कैसे उसकी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बताना। वी नीड इंस्ट्रूमेंट विद द हाई रेजोल्यूशन। तो अगर वेरी क्लोज वैल्यूज़ वाले सिग्नल हैं दो अलग अलग, तो वहाँ पे रेजोल्यूशन का खेल आता है कि रेजोल्यूशन बहुत हाई होना चाहिए। 10th हो गया। उसके बाद 11th पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ मिस्टेक इन रीडिंग। तो रीडिंग में अगर आपने गलती कर दी या पैरालैक्स की वजह से या इम्प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट लोकेशन की वजह से, मतलब कुल मिला के रीडिंग में देखने में गलती आ रही है, तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है ऑब्जर्वेशन एरर ही होगा, बाकी कंस्ट्रक्टिव ट्रांसमिसिव ट्रांसलेशन इसका कोई काम नहीं है। तो जहाँ आपने क्वेश्चन में पढ़ा मिस्टेक इन रीडिंग, पढ़ने में गलती करती, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन एरर हमारा है। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज, अच्छा अब देखो क्वेश्चंस का क्या फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन से धीरे धीरे करके सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। आपने थ्योरी नहीं पढ़ी फिर भी, जैसे एक्यूरेसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो एक क्वेश्चन एक्यूरेसी पे आ जाएगा, एक रेजोल्यूशन पे भी आया, एक प्रिसीजन पे आ जाएगा। एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस ऑफ द इंडिकेटेड बाय इट टू द करंट वैल्यू ऑफ मेजर्ड। मतलब वही है कि एक्यूरेट क्या चीज़ कितनी एक्यूरेट है, मतलब वो पर्टिकुलर वैल्यू कितनी ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज है। जो मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा इंग्लिश टूटी फूटी लिखी है आगे पीछे, कि जो आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के जितने ज़्यादा पास होगा उतना ही आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट होगा। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आती है। तो वही चीज़ है कि क्लोजनेस वाली बात। अब रिजोल्यूशन अलग चीज़ थी। रिजोल्यूशन का मतलब था ये तो आपका जो है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में वो देख रहा है। ठीक है, मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के बीच में। यहाँ पे सिग्नल की दो अलग वैल्यूज़ थी, एक मान लो S1 है, एक S2 है, उनके बीच में अगर वो कह रहा है कि बहुत क्लोज है, तो हमें क्या चाहिए, एक वो चाहिए इंस्ट्रूमेंट जिसका रिजोल्यूशन बहुत हाई हो। रिजोल्यूशन एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मिरर या एक लेंस है, मतलब उसमें देखने के लिए लेंस है, या आपकी आँख है देखने के लिए लेंस है इसमें। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा मतलब उतना ही पास की वैल्यूज़ में भी वो डिफरेंस करके सही वैल्यू बता सकता है, ये चीज़ है। तो रिजोल्यूशन और एक्यूरेसी में थोड़ा थोड़ा मतलब क्लोजनेस है, सेम पता चलता है कि अच्छा ये भी है ये भी है, पर डिफरेंस है। जब एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हमने एक तो ट्रू वैल्यू है, एक मेजर्ड वैल्यू है। जैसे कि वही एग्जाम्पल है कि अगर ट्रू वैल्यू आपकी 100 है और आप कह रहे हो एक वैल्यू 98 है, एक 95 है, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है? तो हमारी इसमें सीधे से दिखता है कि हमारी 98 ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ये चीज़ एक्यूरेसी होती है। ये ट्रू वैल्यू है और ये दोनों अलग अलग तरीके की मेजर्ड वैल्यू है। फिर बात करते हैं 13 की। अ मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज अ मेजरमेंट इज नोन एज, ठीक है, तो मेजर ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज प्रिसीजन। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन ये है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मेजरमेंट जो हमें बताता है वो प्रिसीजन होता है। फिर बात करते हैं 14 की, द रिलायबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिफर्स टू। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है? डिग्री टू विच रिलायबिलिटी कंटिन्यूज टू रिमेन विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। मतलब रिलायबिलिटी कितनी देर तक एक लिमिट में ही बन के रह सकती है। मतलब कि मान लो वही एग्जाम्पल है कि 100 ट्रू वैल्यू है हमारी और वो आपको सिग्नल की 5 वैल्यू आपने निकाले, ठीक है, 95, 98, 99, 101, 102। तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है? तो इसकी रिलायबिलिटी मतलब कि आपको इस रेंज में ही वैल्यू दे रहा है, या कितनी देर तक इस रेंज में वैल्यू दे सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा रिलायबल है। मान लो कि वो हमें ये 95 उसने दे दिया, 95 का मतलब है कि वो 5% एरर के संग वैल्यू दे रहा है। 95 मिनिमम जा सकता है, मैक्सिमम 105,
पर कितनी देर तक, अगर उसने कभी 92 वैल्यू दे दी मतलब कि अब वो और रिलायबल नहीं रहा, तो कोई चीज़ कितनी देर तक रिलायबिलिटी को कंटिन्यू रख सकती है कि अगर वो एक रेंज बना के रखी है तो वो रेंज में ही वैल्यू दे। ये तो मान लो कि तुक्का हो सकता है कि ये 5 वैल्यू में 92 उसने नहीं दिया है, एक मतलब रैंडमली, बट 6वीं वैल्यू में 92 दे दे। जैसे उसने 92 दिया और रियल वैल्यू 100 थी, तो हमें क्या समझ में आया कि परसेंटेज एरर तुम्हारा 8% है, जो कि 5% होता ज़्यादा अच्छा होता। तो रिलायबिलिटी है, अच्छी बात है, पर वो कितनी देर तक कंटिन्यू रह सकती है, कर सकते हैं हम, तो वो हमारा रिलायबिलिटी जो टर्म है वो बताता है। उसके बाद बात करते हैं 15 की, कि द एरर कमिटेड बाई अ पर्सन इन द मेजरमेंट आर। तो एक जो पर्सन एरर करता है मेजरमेंट में, उसको हम ग्रॉस एरर कहते हैं। ओके, जो ह्यूमन की मानवों की वजह से हमारी गलती होती है वो ग्रॉस एरर होती है। नेक्स्ट देखते हैं 16, टू रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट में क्या चीज़ चाहिए होती है, तो हाई इनपुट इम्पिडेंस चाहिए होता है। जो इनपुट इम्पिडेंस है वो हमारा हाई हो, तो ये क्या है हमारा, मान लो जेड इन की अगर बात कर रहे हैं, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ जेड को, अगर हम जेड इन की बात कर रहे हैं तो जेड इन हमारा हाई होना चाहिए, तो कह सकते हैं कि हमारा लोडिंग इफेक्ट जो है वो कम होगा। तो जेड इन हाई, लोडिंग इफेक्ट कम, तो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जेड इन और इनपुट इम्पिडेंस और लोडिंग इफेक्ट। फिर बात करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स। टॉर्क डिफ्लेक्शन या फिर डिफ्लेक्शन टॉर्क की बात है, प्रोड्यूस इन द कॉइल इज डैश करंट फ्लोइंग। तो ये सीधे से क्या है, बहुत ही फेमस रिलेशन है मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट के अंदर, कि जो हमारा टॉर्क जनरेट होता है डिफ्लेक्शन टाइप का टॉर्क, जिसको हम टाउ डी करके लिखते हैं, तो उसका रिलेशन करंट के संग क्या होता है। तो कभी कभी कहीं कहीं रिलेशन करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे करंट के ही प्रोपोर्शनल है। तो यही चीज़ केवल हमें बतानी है, और ये रिपीट कर करके बहुत बार पूछा भी जाता है। जैसे कि यहाँ पे केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी किसी केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे टाउ डी जो रिलेशन दिया है कि टाउ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बस यही है। और टाउ सी जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो हमारे थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हमारा किसी वैल्यू पे टाउ डी और टाउ सी दोनों सेम है, मतलब वहाँ पे हमारा थीटा जो है, जो थीटा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। बैलिस्टिक टाइप का गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू मेज़र, वो क्या मेज़र करता है, तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर जो होता है वो हमारा चार्ज को मेज़र करता है। ओके, तो क्या है, ये सारी चीज़ें हम मेज़र कर सकते हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, चार्ज, रेजिस्टेंस। तो ये सारा मेज़रमेंट जो है, और जिन इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं यही सारी चीज़ें हम इसी में पढ़ते हैं। हमारा इलेक्ट्रिकल भी होते हैं इंस्ट्रूमेंट और वो इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। तो मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पूरा टॉपिक जो है एक है। तो ये हो गया बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, मेजर, कैलिब्रेटेड टू मेजर चार्ज। उसके बाद 19 पे आते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी जनरली डैश डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होती है। तो वो कह रहा है कि जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं डिफ्लेक्शन टाइप से। वो बस ये कहना चाह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन टाइप से ज़्यादा बेटर होते हैं नल टाइप, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। एक्यूरेसी के टर्म में नल टाइप इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन टाइप से ज़्यादा बेटर होते हैं। उसके बाद 20 पे आते हैं, अ गैल्वेनोमीटर हैज सेंसिटिविटी, ठीक है, 50 सेंसिटिविटी की वैल्यू है, एंड हैज़ एन रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, द मल्टीप्लाइंग पावर द रेशियो ऑफ मेजर्ड करंट टू गैल्वेनोमीटर करंट। एक तो मेजर्ड करंट है, दूसरी हमारी कौन सी है, गैल्वेनोमीटर करंट है, ऑफ 10 ओम शंट विद द गैल्वेनोमीटर इज। 10 ओम शंट की अगर बात करें, एक अलग से ये भी दे दिया, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है कि 10 ओम शंट है, तो ये तो मान लो गैल्वेनोमीटर है जो उसको वो करेगा। एक उसके संग का रेजिस्टेंस है, उसका खुद का रेजिस्टेंस है, मतलब उसकी ब्रांच में रेजिस्टेंस है। एक शंट, शंट मीन्स पैरेलल में रेजिस्टेंस है 10 ओम शंट उसके साथ में। और हमसे पूछ क्या रहा है, द मल्टीप्लाइंग पावर रेशियो, पावर रेशियो पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ मल्टीप्लाइंग पावर पूछ रहा है। मल्टीप्लाइंग पावर को मैं अलग लिखूंगा, अभी क्यों लिखूंगा वो बताता हूँ। मल्टीप्लाइंग पावर, क्योंकि मल्टीप्लाइंग पावर एक टर्म दिया गया है, किसको दिया गया, रेशियो ऑफ, हमारा यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ मेजर्ड करंट, ओके, मेजर्ड करंट टू ट्रू वैल्यू जो करंट की है, यह गैल्वेनोमीटर करंट है। ओके, तो ये टर्म दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ। ये जो टर्म है, ये जो मल्टीप्लाइंग पावर है, ये ब्रैकेट में दिया है। ब्रैकेट में क्या लिखा है, रेशियो ऑफ मेजर्ड करंट टू द गैल्वेनोमीटर करंट, इनका रेशियो ये हमको बताना है। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। तो देखते हैं, अगर शंट में हमने
ये हमें गिवन था, इससे 0.02 एम्पियर की करंट 0.02 एम्पियर की करंट जा रही थी। अब ये करंट कहाँ से आई, इसको भी सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले हमें सेंसिटिविटी दी है इसको इस्तेमाल हमने किया है कि सेंसिटिविटी 50 का मतलब है कि करंट जो गैल्वेनोमीटर से जाएगी, गैल्वेनोमीटर से वो 1/50 जाएगी, 1 अपॉन सेंसिटिविटी। ये क्या दे देगा 0.02, तो इसको हमने यहाँ से सॉल्व किया है। उसके बाद ये तो हो गया 0.02। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा नॉर्मल है, जब हमने इसमें सेकेंड केस में एक शंट जोड़ दिया है तो ये तो करंट इतनी दे रहा है। अब यही करंट हमारा कहाँ से जा रहा है, इधर से जा रहा है। करंट नहीं जाएगा इधर से, करंट तो चेंज हो जाएगा I1, बट ये जो मैं बोलता हूँ दिखाता हूँ, ये जो पूरा 100 ओम का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू वोल्टेज आप निकाल लो, और जो वोल्टेज इसके थ्रू होगा वही वोल्टेज ये नीचे वाले 10 ओम के थ्रू होगा वोल्टेज। इसके थ्रू वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज होता है I × R, बहुत ही ईजी। I हमें पता है 0.02, R हमें पता है 100, ये क्या दे देगा, ये 2 दे देगा, सीधे से 2 वोल्ट। अब यही 2 वोल्ट इस 10 ओम के साथ है, अगर यही 2 वोल्ट 10 ओम के साथ है तो इसके संग करंट निकालेंगे जिसको हमने I1 लिखा है। तो 2/10 वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, तो 1/5 एम्पेयर आ गया। ये करंट हमारी 1/5 एम्पेयर आ गई, ओके, या बोलो तो 0.2 एम्पियर आ गई। वहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.2 है, तो टोटल करंट क्या होगी, तो ये करंट तो केवल इससे फ्लो कर रही है इस ब्रांच में, कुछ करंट इस ब्रांच में जा रही है, तो यहाँ से आ कितनी करंट रही है वो हमारा दोनों का सम, वही हमको बताना है, मतलब उसका रेशियो बाद में। तो ये हमारा टोटल करंट निकाली हमने, तो ये कितनी आई 0.2 + 0.02, तो 0.224 ये हमारी करंट आई। तो मापेड मतलब मेजर्ड करंट और गैल्वेनोमीटर करंट, तो मेजर करंट तो हमारी कितनी है 0.224, मतलब केवल 0.22 लिख लिया, ओके 0.22 ये मेजर करंट है टोटल। और हमारी एक्चुअल में करंट कितनी जा रही थी गैल्वेनोमीटर से, वो 0.02, मतलब इसका रेशियो हमें दे देगा ये मल्टीप्लाइंग पावर, ये जो टर्म है मल्टीप्लाइंग पावर यही यहाँ पे है वो 11। तो इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो 11 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बाकी जो कॉन्सेप्ट लगे हैं, लॉज लगे हैं, वो तो ईजी लगे हैं यहाँ पे, ओम्स लॉ और सिंपल कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। उसके बाद आते हैं 21 में, द मेजरमेंट रेंज ऑफ एन वोल्ट मीटर कैन बी इंक्रीज बाई, अगर एक वोल्ट मीटर है उसकी मेजरमेंट रेंज को हमें बढ़ाना है, ओके इंक्रीज करना है मेजरमेंट रेंज को, कैसे कर सकते हैं, तो एक हाई रेजिस्टेंस उसके संग सीरीज में लगा के, अगर वोल्ट मीटर है, ये मान लो वोल्ट मीटर है, उसके संग एक सीरीज में वेरी हाई रेजिस्टेंस लगा दिया तो उसकी रेंज और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी हमारी। क्यों, क्योंकि जो करंट इससे फ्लो हो रही थी अब हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट इसमें से कुछ फ्लो होगी, उसकी वजह से यहाँ पे और हमें मतलब एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि जब हमने ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर कुछ इसका वोल्टेज इसमें हो गया, तो यहाँ पे और प्रिसाइज वैल्यू का वोल्टेज हमें पता चल सकता है। इससे क्या हो गया, उसकी रेंज और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसीलिए सीरीज में क्यों लगा ये भी समझ में आया, क्योंकि हमें जो वोल्टेज वोल्ट मीटर के अंदर से जा रहा था उसको डिवाइड करना था, और हाई वैल्यू में मतलब इसकी वैल्यू जो वोल्ट मीटर की वैल्यू जो वोल्ट मीटर है इसमें और अच्छी वैल्यू है, इसलिए बाद में जो रेजिस्टेंस लगाया उसको और हाई वैल्यू का लगाना है। तो इस वजह से हमारा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस, और सीरीज़ में क्यों ये भी हमें पता चल गया। उसके बाद पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले देख लेते हैं 23, द गिवन सिग्नल इज फेड टू एम आई एंड PMMC मीटर। तो दो तरह के मीटर हैं, MI और PMMC मीटर में इसको हमने डाला, व्हाट विल द रेस्पेक्टिव रीडिंग, इस सिग्नल को हमने दो अलग अलग उसमें डाला, तो रेस्पेक्टिव रीडिंग क्या होगी। तो MI टाइप का जो मीटर होगा वो तो हमको पीक वैल्यू देगा, ये जो MI मीटर है ये तो पीक वैल्यू उठा के दे देगा 5 वोल्ट, ठीक है। और ये जो PMMC होगा ये हमको एवरेज वैल्यू देगा, और एवरेज वैल्यू क्या है, क्योंकि एक में पॉजिटिव जा रहा है एक में नेगेटिव, तो ये 0 दे देगा, तो इस वजह से 0 वैल्यू देगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लिखा है साफ साफ कि ये MI इस उपयंत्र हमें पीक वोल्टेज देता है, और PMMC टाइप का उपयंत्र हमें कैसे देता है, औसत वैल्यू या एवरेज वैल्यू देता है। तो ये क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जा सकता है किसी और तरीके से, वहाँ पे वेव फॉर्म ट्राइंगुलर होती है, कुछ भी होती, तो वहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो MI के लिए पीक वैल्यू और PMMC के लिए एवरेज वैल्यू, तो वहाँ पे फिर बकायदा आप पीक और एवरेज वैल्यू को अलग अलग करके निकालेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 24, फिर 22 पे आएंगे। अब PMMC वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ DC वोल्टेज सोर्स, ठीक है, DC वोल्टेज सोर्स के संग एक PMMC वोल्टमीटर हमने लगा दिया है सीरीज में। DC वोल्टेज सोर्स V1 = 12 वोल्ट एंड AC वोल्टेज सोर्स V2 = 9 sin 4t वोल्ट, मतलब दो अलग अलग सोर्स है, एक DC सोर्स है एक AC सोर्स है, वो रीड कितना करेगा PMMC वोल्टमीटर ये हमको बताना है।
तो यहाँ पे क्या है कि जो PMMC वोल्ट मीटर हमने ऊपर भी देखा कि वो एवरेज वैल्यू को रीड करता है, और उसके और प्रिसाइजली बोले तो PMMC हमारा DC वैल्यू को रीड करेगा, ठीक है, DC वैल्यू। अब देख लो दोनों में DC वैल्यू कौन सी है, हमारा 12 वोल्ट DC वैल्यू है, इसलिए हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो उसमें कुछ सॉल्यूशन और कुछ भी नहीं है, 1 लाइन का आंसर है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है कि PMMC मीटर जो है वो केवल हमारा DC वैल्यू को ही मेज़र करता है। तो यहाँ पे 12 की जगह कुछ और हो जाता, और जो सेकंड AC वोल्टेज की वैल्यू है 9 sin 40, उसकी जगह कुछ और हो जाता 18 sin 40, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। तो इससे देखो कितना अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको देता है एक केस, ये एक और केस देता है, उसमें भी क्या है कि V1 तो 12 वोल्ट है, वो आपको कहते हैं कि V2 जो है वो आपका 27 sin 40 है। ओके, फिर कहते हैं कि आपका जो पहला PMMC वोल्ट मीटर है और जो दूसरा है 1 और 2, उनका आपको रेशियो बताना, उनका रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि पहले भी DC वैल्यू सेम थी, अब भी DC वैल्यू सेम है। तो क्वेश्चन तो काफ़ी तरीके से बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट केवल एवरेज या DC वैल्यू को ही हमारा कैलकुलेट करता है, मेजर करता है। फिर बात करते हैं 22 की। व्हेन एन मल्टीप्लायर विद अ मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ 30 ओम इट रीड्स 400 वोल्ट। तो अगर मल्टीप्लायर की सेटिंग को 30 ओम पे रखेंगे तो 400 वोल्ट रीड करता है। अगर 80 किलो ओम पे रखेंगे तो वो 250 वोल्ट को रीड करता है। तो वो पूछ रहा है कि 20 किलो ओम पे वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2 सेटिंग्स दी हैं और दोनों में वैल्यूज़ भी दी हैं, एक में 400 एक में 250। तो वो 20 किलो ओम पे पूछ रहा है, वो हमें बताना है। अब ऐसे डायरेक्ट तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, जैसे ये दिख रहा है ना कि ये 20 किलो ओम है, ये 80 है, 80 में जितनी दे रहा है 20 में उसका 1/4 देगा, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये केवल 30 ओम है तो वो 400 वोल्ट दे रहा है। ये 80 किलो ओम है, किलो में वैल्यू चली गई, ये कितना 80,000 ओम हो गया, तो वो 250 वैल्यू गिरा। तो कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो एक ये 30 किलो ओम है, ठीक है, मान लो हमने तीनों को एक साथ वायर कर दिया, बट हम कनेक्शन जो करेंगे एक बार में एक के संग करेंगे। ये हमें दिख रहा है कि कुछ इस तरीके का है, ये उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, ये वोल्ट मीटर है। तो जब इस वायर को इससे जोड़ देंगे तो कुछ वैल्यू देगा, इससे जोड़ देंगे तो कुछ वैल्यू देगा, इससे जोड़ेंगे तो कुछ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो दिख रही है कि 30 किलो ओम ही है, वही तो है, क्वेश्चन में गड़बड़ी है। जो 30 ओम है, ये 30 किलो ओम है, क्योंकि एकदम से इतना चेंज कैसे आ जाएगा कि ये 30 ओम है, वो 80,000 किलो, मतलब 80,000 ओम है। तो ये भी 30 किलो ओम ही है हमारा। 30 किलो ओम पे इतना, उससे उसमें और जोड़ा तो इतना हो गया, तो ये हमें बताना है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। मल्टीप्लायर की सेटिंग अगर देखें एक एक करके 30 किलो ओम पे, तो हमारा RS1 जो ये है ये 30 किलो ओम है, ये 400 है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला यूज इज V=V/RM इंटू 20, ये 20 इंपॉर्टेंट है, प्लस V। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे स्मॉल v, ये कैपिटल V है, ये स्मॉल v है। ये कैपिटल V हमको निकालना है, ये स्मॉल v, ये यूज़ होता है। मतलब कैपिटल V हमने यहाँ पे कुछ अगर निकाल रहे हैं, कुछ भी है, तो यहाँ पे जो V हमने कैलकुलेट करके आया है 400, वो हमने लिखा है। तो 400/RM इंटू 30, ये वाला रेजिस्टेंस है। ये 30 कौन सा है, ये वो वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। RM हमें नहीं पता है, इससे हम RM निकालेंगे, प्लस फिर से 400। एक ये हो गया, एक जब उसने 250 रीड किया था तो 250/RM इंटू कितने पे रीड किया था, 80 पे रीड किया था। तो ये 80 प्लस 250, ये दूसरी वैल्यू हो गई। RS1 30 किलो ओम, ये 80 किलो ओम। अगर इनको हम सॉल्व करें एक साथ करके, तो यहाँ से हम RM की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इनको हल करने पे, इक्वेशन 1 और 2 को हल करने पे RM निकला 53.33 किलो ओम। अब इसी इक्वेशन में देखो हमको V पता है, ये पता है कैपिटल V, और ये V हमको निकालना है जो हम सॉल्व करके ला रहे हैं। और देखो यहाँ से दो चीज़ निकली, मैं अगर दिखाऊँ, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है। यहाँ से हमारा V भी अननोन है और RM भी अननोन है, और इन्हीं दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि अब हमें क्या है, स्मॉल v की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल V तो हमें पहले से पता होना चाहिए, तो इन्हीं दोनों को निकालने की ज़रूरत है। तो ये दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो वही सॉल्व होकर RM और कैपिटल V आया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, ये आया है। जब ये आया, अब इस फॉर्मूले में जब हम लगाएंगे V, कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v/RM इंटू जो भी हमारा रेजिस्टेंस है। अब हम 20 किलो ओम पे निकाल लें, तो उसकी वैल्यू प्लस V, किलो ओम की वैल्यू को केवल हम नॉर्मल लिखेंगे 20 में। ओके, तो RM की वैल्यू हमें पता है, ये 20 है, ये सब लगा देंगे। ठीक है,
और ये 20 इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि आर एम किलो ओम में आया तो किलो ओम कट जाएगा, तो स्मॉल वी यहाँ से निकालेंगे तो कुछ इतना आ जाएगा 454.56 वोल्ट। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फार्मूला, इसको मैं हाईलाइट करूँगा एक बार, और ये पूरा फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल वी इज इक्वल टू वी स्मॉल वी अपॉन आर एम इंटू जो भी रेजिस्टेंस है सीरीज में प्लस स्मॉल वी। तो इसकी वजह से ये आंसर आ गया 454.57 वोल्ट। 24 पे इसको एंड करते हैं।